students, how are you all? Hope you all are very good. Today students, we are going to start our second chapter of class 8, which is about conservation of plants and animals. So students, today we are going to discuss about the various ways how we are conserving our various species of plants and animals. Okay? So let's begin a chapter with the introduction first of all. Okay, so living things do not live in isolation. क्या बोल रहे हैं living things isolation में, यानी कि अकेले नहीं रहते हैं. All organisms, both plants and animals, need food and other materials from the surrounding in order to survive. Air, water, and soil form an essential part of a surrounding. The life of an organism is thus affected by the living and non-living things around it. An ecosystem is made up of all the plants, animals, and microorganisms in an area, along with all the non-living components such as climate, soil, river, deltas, etc. तो स्टूडेंट्स क्या कहना है कि सभी ऑर्गेनिज्म, प्लांट है, एनिमल्स है, सभी को फूड और बाकी मटेरियल्स अपने सराउंडिंग जैसे रिक्वायर्ड होते हैं सर्वाइव करने के लिए. एयर, वाटर एंड सॉइल, ये सब मिलकर उनके सराउंडिंग का एक एसेंशियल पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. सो दैट मीन्स व्हाट स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म की लाइफ कैसी रहती है, अफेक्टेड रहती है उसकी सराउंडिंग में क्या लिविंग और क्या नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है उन सबसे. ठीक है, तो इकोसिस्टम किससे मिलकर बनता है? इकोसिस्टम एक ऐसा नेचुरल प्लेस है जहाँ पे सभी लिविंग being, that is plant, animal, along microorganism, along with the non-living component के साथ एक साथ ही रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, कॉपरेट करते हैं. इस ऐसे नेचुरल प्लेस को आप क्या बोलते हो? इको सिस्टम बोलते हो. ठीक है, नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स में जैसे कि क्लाइमेट, सॉइल, रिवर, ये सभी आपके इंक्लूड किए जाते हैं. चलो, नाउ नेक्स्ट वी कम टू बायोडाइवर्सिटी. सो बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी टर्म इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. एक ग्रीक वर्ड है बायोस, जिससे डिराइव है वर्ड, जिसका मीनिंग होता है लाइफ, और एक होता है डाइवर्सिटी, जिसका मीनिंग होता है वैरायटी. ठीक है, इसको किसने टर्म किया था? E.O. विल्सन ने. ठीक है, ये टर्म E.O. विल्सन ने 1985 में कॉइन किया था, और जो क्या रिप्रेजेंट करता है? कंसाइज फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. ठीक है, सो इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? एज अ वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन फाउंड ऑन अ प्लैनेट इन अ पर्टिकुलर एरिया. हमारे प्लैनेट पे किसी एक पर्टिकुलर एरिया में वो वैरायटी, डिफरेंट वैरायटी जो लाइफ फॉर्म्स की अवेलेबल होती है, आप उसको बायोडाइवर्सिटी कहते हो. ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी जनरली जो टर्म है वो किसके यूज होता है? टू डिस्क्राइब द नंबर, वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिकुलर रीजन ऑन द अर्थ. ठीक है, तो अर्थ के ऊपर कितनी वैरायटी के, कितने नंबर्स और कितने वेरिएबल लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बायोडाइवर्सिटी वर्ड होता है. अप्रॉक्सीमेटली कितना 15 मिलियन स्पीशीज है ऑर्गेनिजम्स की. ठीक है, जिसमें आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एल्गी, फंगाई, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सभी इंक्लूड किया जाता है. इनको एस्टिमेट किया जाता है कि ये अर्थ के ऊपर इनहैबिट करते हैं. तो इससे आप देख सकते हैं किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं. तो बायोडाइवर्सिटी किसकी वजह से अराइज होती है? वेरीड क्लाइमेटिक जोन की वजह से. डिफरेंट फॉर्म्स, अलग अलग टाइप के प्लांट्स एंड एनिमल्स में हम मिलते हैं, क्योंकि हमारे पास क्लाइमेटिक जोन्स आपके डिफरेंट होते हैं. सो क्लाइमेट डिटरमाइन करता है कि किस तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स एक पर्टिकुलर एरिया में सर्वाइव करेंगे, पर्टिकुलर रीजन में फ्लरिश करेंगे. एग्जाम्पल, वी डू नॉट सी थिक टॉल ट्रीज इन डेजर्ट. है, डेजर्ट में आपको बड़े लंबे लंबे या थिक ट्रीज नहीं देखने को मिलते हैं, है ना. और डेजर्ट एनिमल्स लाइक कैमल एंड डेजर्ट लिजर्ड्स कैन नॉट सर्वाइव इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं जैसे कि कैमल और डेजर्ट लिजर्ड्स, वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में सर्वाइव नहीं कर सकते. तो क्यों? क्योंकि दोनों जगह की क्लाइमेटिक कंडीशंस डिफरेंट होती है. क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है कि किस तरीके की या किस वैरायटी के प्लांट्स एंड एनिमल्स वहां सर्वाइव कर पाएगी. इसी की वजह से हमारे अर्थ के ऊपर बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है. ठीक है, वेरिएंट फॉर्म ऑफ लाइफ. ठीक, चलो नाउ फ्लोरा एंड फौना. फ्लोरा एंड फौना क्या होते हैं? किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट्स एंड एनिमल आपको मिलेंगे वो वहाँ के फ्लोरा एंड फौना होते हैं. ठीक है, सो फ्लोरा एंड फौना ऑफ पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व. ठीक है, पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व के फ्लोरा एंड फौना आपको यहाँ पे गिवन है. फ्लोरा वहाँ क्या होता है? फ्लोरा होता है प्लांट्स और फौना होते हैं एनिमल्स. ठीक है, तो फ्लोरा वहाँ क्या है? सार, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर पर्ल्स, अर्जुन, ये वहाँ के फ्लोरा है. फौना में चिंकारा, ब्लू बुल, बार्किंग डियर, चीतल, वाइल्ड डॉग, दीज आर विद फौना. ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट वी कम टू फॉरेस्ट. फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है. ठीक है, सो फॉरेस्ट एक बहुत ही यूजफुल रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जो हमारे अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वैरायटी के वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज अवेलेबल होते हैं. काफी इंपॉर्टेंट होते हैं फॉरेस्ट अर्थ के लिए. क्यों? देखो, बिकॉज वो एयर को प्योरीफाई करते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारे प्लांट्स एंड ट्रीज हैं. तो दैट मीन्स व्हाट? एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं, है ना. क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं, रेनफॉल पे हेल्प करते हैं, ग्राउंड वाटर को रिप्लेनिश करने में हेल्प करते हैं,
सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को एनहांस करते हैं, मेंटेन रखते हैं, फ्लड वगैरह कंट्रोल करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, बहुत सारी वैरायटी ऑफ प्लांट, एनिमल एंड इंसेक्ट्स का एक नेचुरल शेल्टर है क्या, फॉरेस्ट हैबिटेट है। ठीक है, उसके साथ साथ बहुत सारे यूजफुल मटेरियल्स भी हमको फॉरेस्ट में मिलते हैं, जैसे कि वुड, रबर, गम, रेजिन, नॉन एडिबल ऑयल, बिडी लीफ, खट्टा, हनी बी वैक्स, बैम्बू, लैग। ओके, उसके साथ बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट, फ्रूट्स एंड बेरीज भी आपको फॉरेस्ट के थ्रू मिलते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो ट्राइबल लोग जो आपके इस एरिया में रहते हैं वहाँ की एक इनकम का सोर्स होते हैं, जो आपको उनको फॉरेस्ट से ही मिलते हैं। तो इस तरीके से आप देखो कि किस तरीके से फॉरेस्ट हेल्प करते हैं। अब फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन कैसे करा जाता है, क्यों करा जाता है? देखो स्टूडेंट्स, कंजर्व करना, फॉरेस्ट को कंजर्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अर्थ के ऊपर जो लाइफ है वो इन्हीं फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, कैसे? तो क्या क्या मेथड्स है जो हम फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए यूज करते हैं? ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स इन द फॉरेस्ट शुड बी स्टॉप। ठीक है, हम एनिमल्स को ग्रेजिंग करने के लिए, है ना, चरने के लिए क्या फॉरेस्ट में छोड़ देते हैं, तो वो जो ओवर ग्रेजिंग कर देते हैं वो हमको अवॉइड करना है, स्टॉप करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, है ना। लार्ज स्केल कटिंग ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज को बहुत बड़े स्केल पर कट करना, ये हमें स्टॉप करना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए। क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत ट्रीज को कट करना जरूरी है, लेकिन उसी जगह पे ज्यादा से ज्यादा ट्रीज प्लेस करना भी उतना ही जरूरी है। ठीक है, प्लांट मोर सीडलिंग्स इन द डिफॉरेस्टेड लैंड एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन और टू डेवलप न्यू फॉरेस्ट। ठीक है, एक ऐसे लैंड जो डिफॉरेस्टेड है, लेकिन जहाँ पे प्लांट्स एंड ट्रीज नहीं है, वहाँ पे आपको काफी सारी सीडलिंग्स क्या करनी चाहिए, प्लांट करनी चाहिए हर साल रेनी सीजन में, सो दैट वहाँ पे न्यू फॉरेस्ट डेवलप हो सके। ठीक है, वन महोत्सव है। ठीक है, वन महोत्सव हमको ऑब्जर्व करना चाहिए, सो दैट ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में हम लोग सीडलिंग्स प्लांट कर सके। फॉरेस्ट फायर चेक करे जाने चाहिए। बहुत सारी ऐसी फॉरेस्ट फायर होती है जो क्या उस एरिया में रहने वाले लोगों की केयरलेसनेस, लापरवाही की वजह से होती है ना, जो जंगलों में आग लग जाती है, वो हमें चेक करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्हें स्मोकिंग वगैरह करते हैं, फॉरेस्ट एरिया में जाके कुकिंग करते हैं, तो ये अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली अगर वहाँ पे क्या है, पत्तों की जो सॉरी जो पेड़ है उनकी जो सूखी पत्तियां वहाँ पे अगर शेडेड है, तो उस एरिया में स्मोकिंग या फिर क्या कुकिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए, इससे जंगलों में आग लग जाती है। ओके, उसके बाद फॉरेस्ट मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंसेक्ट एंड पेस्ट से इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। जो इन्फेक्टेड ट्रीज होते हैं उनको रिमूव कर देना चाहिए, या सुटेबल इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड से उनका ट्रीटमेंट करना चाहिए। ठीक है, चलो एयर, लैंड एंड वाटर सबको कंजर्व करना चाहिए, मतलब एयर का पोल्यूशन, लैंड का पोल्यूशन, वाटर का पोल्यूशन, इसे हमें कंट्रोल करना चाहिए, सो दैट ट्रीज और बाकी जो वेजिटेशन है वो प्रॉपरली सर्वाइव कर सके। इंडस्ट्रीज को हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपर कंट्रोल मेजर्स लेने के लिए बोला जाना चाहिए। ठीक है, सभी एक्टिविटी जो सॉइल इरोजन से रिलेटेड है वो स्टॉप करनी चाहिए, है ना। डैम्स, रोड्स एंड माइनिंग्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करते हुए सभी इकोलॉजिकल फैक्टर्स को हमें कंसिडर करना चाहिए। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कंजर्वेशन कर सकते हैं। नाउ वी कम टू डिफॉरेस्टेशन एज एंड कॉजेज। डिफॉरेस्टेशन क्या है और उसके क्या क्या कॉजेज हैं। सो डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट और ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल पे जिनको हम ट्रीज, प्लांट्स को, फॉरेस्ट को कट करते हैं उसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, है ना। सो हमें पता है कि हमें ट्री से बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। सो इन द लास्ट 2 decades a large number of trees have been cut or felled. The large scale cutting of trees and clearing of forest is called deforestation. लास्ट कुछ सालों में क्या हुआ, बहुत बड़े नंबर में हमने स्केल पर हमने प्लांट्स एंड ट्रीज एंड फॉरेस्ट को रिमूव कर दिया है। सो इसी लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज एंड क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट को क्या बोला जाता है, डिफॉरेस्टेशन बोला जाता है। ठीक है, अब क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है। सो स्टूडेंट, पहला रीजन क्या है, जो वुड एंड टिम्बर की डिमांड है उसके इंक्रीज होने की वजह से। ठीक है, क्योंकि वो ट्रीज की बार्क वगैरह से ही मिलेगा। ओके, उसके साथ डिमांड किसकी, लैंड की भी इंक्रीज हो चुकी है। क्यों? फैक्ट्रीज, हाउसेज, रोड्स बनाने के लिए। ठीक है, इसकी वजह से जंगलों को काटा जा रहा है ना। माइनिंग एक्टिविटियां बढ़ रही हैं, है ना। वाटर टेबल लोअर होती जा रही है, फॉरेस्ट फायर लगी हो रही है, इसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। ठीक है, अब व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज है डिफॉरेस्टेशन के। सी, पहला, इसका एनवायरमेंट पर बहुत ही एडवर्स इफेक्ट होता है। ठीक है, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, सॉइल इरोजन इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि सॉइल ऊपर की जो टॉप सॉइल होती है वो इरोड होने लगती है ना। द लोअर हार्ड इन द रॉकी सॉइल मस्ट गेट एक्सपोज, और जो उससे नीचे वाली हार्ड सॉइल और जो मतलब ऐसी सॉइल, रॉकी सॉइल, इसमें ह्यूमस कम होता है, वो एक्सपोज होती है, तो ये सॉइल क्या होती है, कम फर्टाइल होती है, क्योंकि टॉप सॉइल तो पेड़ों को काटने की वजह से क्या हो जाती है, आपकी इरोड हो जाती है। सो ओवर टाइम
continued soil erosion can convert the land into a desert. This is called desertification. और अगर यही चीज लंबे समय तक चलती रही तो सॉइल इरोजन बड़े लेवल पे होगा और जो वो लैंड है इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी. इसको आप क्या बोलते हैं? डेजर्टिफिकेशन बोलते हैं. ठीक है. और दूसरा क्या कॉन्सिक्वेंस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है इंक्रीज हो जाता है एटमॉस्फेयर में, क्योंकि प्लांट्स का काम होता है CO2 को क्या करना? एब्जॉर्ब करना. और जब वही प्लांट सरफेस को रिमूव कर देंगे तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड जो लेवल है एटमॉस्फेयर में वो इंक्रीज हो जाएगा. तो एक पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस क्या है इसका? ग्लोबल वार्मिंग. दैट मींस व्हाट? इट ग्रेजुअल इंक्रीज इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर टेम्परेचर. ठीक है. सो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? हीट रेज जो हमारे ये सन हमारे रे अर्थ के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है उसको अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर ही ट्रैप कर देती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस. तो जो सनलाइट दे, सन हीट अंदर आ गई अर्थ प्लैनेट के अंदर, वो बाहर नहीं जा पाती, जिससे कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ जाता है और उसी को क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है. सो द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस ऑफ द अर्थ. The consequent increase in the atmospheric temperature can affect the water cycle and may result in lower rainfall. This can cause a drought. फिर क्या होगा? ऐसी तरीके से एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, इससे हमारी वाटर साइकिल पे इफेक्ट पड़ता है, रेनफॉल कम होने लगती है और इससे ड्रॉट यानी कि सूखा भी पड़ सकता है. उसके साथ साथ क्या होता है? ग्राउंड वाटर जो है वो रिड्यूस होने लगता है, क्योंकि वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी सॉइल की डिक्रीज हो जाती है. इससे क्या होता है? ये जो वाटर का जो एब्जॉर्प्शन रिड्यूस होता जा रहा है सॉइल के अंदर, इससे फ्लड आ सकते हैं, है ना. उसके बाद शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट से जो हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनकी शॉर्टेज हो जाती है. ओके. चलो, तो इस तरीके से तो आपकी ये फ्लोरा हो गई. नाउ वी कम टू फौना व्हिच इज वाइल्ड लाइफ. सो इन रिसेंट ईयर्स जो पॉपुलेशन है बहुत सारी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज की ये भी डिक्रीज होती जा रही है. क्यों? इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से. अब इन्वायरमेंट में चेंजेस किसकी वजह से आ रहे हैं? ह्यूमन बींग्स की वजह से आ रहे हैं. हमने फॉरेस्ट क्लियर कर दिए हैं, है ना, ग्रास लैंड को फार्मलैंड में कन्वर्ट कर दिया है, लार्ज एरियाज बाय कंस्ट्रक्टेड डैम, बड़े बड़े एरियाज को डैम्स वगैरह बना दिया, ड्रेन स्वैम्प बना दिए, एयर पोल्यूट है, वाटर पोल्यूटेड है ना. इससे क्या है? बहुत सारी वाइल्ड लाइफ के हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, जिससे हमारे नेचर का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो रहा है. ठीक है. नाउ वी कम टू एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट एनिमल्स. ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स? दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो द एनिमल्स that cannot adjust the environmental changes begin to die, and some species become endangered as their population becomes very small. If such species are not protected, they will become extinct. That is, disappear from the earth. Dodo and dinosaur are two animal species that have become extinct in the past year. Okay, so क्या बोल रहे हैं? वो एनिमल जो अपने एनवायरनमेंट में आने वाले चेंजेस के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं कर पाते, धीरे धीरे वो क्या होने लगता है? मरने लगते हैं. और कुछ ऐसी स्पीशीज है जो क्या एंडेंजर्ड हो चुकी है, यानी कि क्या उनकी पॉपुलेशन बहुत ही कम हो चुकी है. तो जिनकी पॉपुलेशन स्पीशीज की कम हो जाती है उनको हम एंडेंजर्ड स्पीशीज कहते हैं. और अगर ये स्पीशीज को, एंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रोटेक्ट नहीं किया जाता है तो ये एक्सटिंक्ट हो जाती है, यानी कि बिल्कुल ही खत्म हो जाती है फ्रॉम दी एनवायरनमेंट, फ्रॉम दी नेचर. ठीक है. सो दो हमारे पास स्पीशीज हैं एनिमल स्पीशीज, जैसे कि डोडो एंड डायनासोर. ये डोडो बर्ड है ये, और डायनासोर, ये ऐसी दो एनिमल स्पीशीज है जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं काफी पिछले कुछ सालों के अंदर. ओके. उसके साथ द माउंटेन क्वेल ऑफ वेस्टर्न हिमालय की माउंटेन क्वेल, पिंक ट्यूब्ड डक एंड सिक्किम स्टार. ठीक है. ये कुछ आपकी एनिमल्स है जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं रिसेंट पास्ट में. ठीक है. ये भी आपके एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. उसके साथ साथ बीजन, बीबर, प्रोंगहॉर्न एंटीलोप, टाइगर, एशियाटिक लायन एंड लेपर्ड, ये आपकी एंडेंजर्ड स्पीशीज है, यानी कि इनका नंबर क्या होता जा रहा है? आपका रिड्यूस होता जा रहा है. और कुछ टाइम में ये भी क्या हो जाएंगी? आपकी खत्म हो सकती है अगर इनको हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे. Smaller animals are also facing the danger of becoming extinct. An example is the ruthless killing of snakes by human retriever to kill all snakes in the region. The rat population would increase as there would be no more snakes to eat the rat. The rats would eat more game, which will result in a food shortage. This killing snake disrupts the food chain and would web of which they form a part. This ultimately harms us. छोटे छोटे एनिमल्स भी हैं जो एंडेंजर होते जा रहे हैं. जैसे कि क्या, अगर हम बात करें स्नेक्स की, स्नेक्स को हम क्या बिल्कुल रूडलेसली क्या कर रहे हैं? रूडलेसली होके किल कर रहे हैं. तो इससे क्या हो रहा है कि आपके जो स्नेक्स की पॉपुलेशन है वो भी कम होती जा रही है. अगर हम सभी स्नेक्स को इस तरीके से पर्टिकुलर रीजन के खत्म कर देंगे तो जो वहाँ के रैट पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कोई भी स्नेक नहीं बचेगा इन रैट्स को खाने के लिए. फिर क्या होगा? ये रैट्स हमारे ग्रेज खाने लगेंगे, जिससे फूड की शॉर्टेज हो सकती है. तो दैट मीन्स व्हाट? इस तरीके से अगर हम स्नेक्स को किल कर देते हैं तो इससे फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी.
फूड वेब डिस्टर्ब हो जाएंगे, है ना, क्योंकि फूड चेन अल्टीमेटली किसका पार्ट होती है, फूड वेब का पार्ट होते हैं। इस तरीके से टोटल एनवायरनमेंट पे इफेक्ट पड़ सकता है। नाउ नेक्स्ट वी कम टू बायोस्फीयर रिजर्व। अब बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं स्टूडेंट्स, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सी अंडर द 1972, है ना, 1972 में एक एक्ट था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो उसमें हमारी गवर्नमेंट ने कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज क्रिएट करे, जैसे कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व। सो बायोस्फीयर रिजर्व इज अ प्रोटेक्टेड एरिया डेवलप्ड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है बाय द गवर्नमेंट व्हिच हैज बीन क्रिएटेड बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। ठीक है, क्या क्या इसके फंक्शन है, बायोस्फीयर रिजर्व आर द मल्टीपर्पज प्रोटेक्टेड एरियाज। ये मल्टीपर्पज प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जिनको डेवलप किया गया है क्या करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इंटीग्रिटी को डेवलप करने के लिए, एजुकेट, ट्रेन एंड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स एंड इको फ्रेंडली लिविंग। लोगों को एजुकेट करने के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए और एनवायरमेंटल एस्पेक्ट से इको फ्रेंडली लिविंग को क्या इंट्रोड्यूस करने के लिए, उसके रिगार्डिंग अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इनको क्रिएट किया जाता है। ओके, चलो नाउ वी कम टू 12 बायोस्फीयर रिजर्व। हमारी कंट्री में जो बायोस्फीयर रिजर्व है कितने हैं, 12 बायोस्फीयर रिजर्व जो क्रिएट किए गए हैं। तो उनके नेम्स आपको गिवन है, जैसे कि नीलगिरी, नंदा देवी, नोकरोक, ग्रेट निकोबार, गल्फ ऑफ मन्नार, मानस, सुंदरबंस, सिमिलपाल, डिब्रू सैखोवा, दिबांग दिबांग, पंचमारी एंड कंचनजंगा। सो ये आपके 12 बायोस्फीयर रिजर्व है जो हैं। बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर और भी बहुत सारे प्रोटेक्टिव एरियाज क्या इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, चलो सो नाउ नेक्स्ट वी कम टू एंडेमिक स्पीशीज। तो स्पीशी कौन सी स्पीशीज, द स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स व्हिच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ प्लेस और बायोटा आर कॉल्ड द एंडेमिक स्पीशीज। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स से वो सभी स्पीशीज जो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस या बायोटा के अंदर इंक्लूडेड होती हैं, है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, एंडेमिक स्पीशीज बोलते हैं। एंडेमिक स्पीशीज क्या होती हैं, यूनिक होती है कुछ जगह के लिए, रीजन के लिए, क्योंकि वो और जगह कहीं भी ऐसे नेचुरली नहीं मिलेगी, किसी एक पर्टिकुलर रीजन में ही मिलती। ठीक है, एंडेमिक क्या करता है, फॉर्म करता है डेवलप स्पेशली ऑन आइलैंड। आइलैंड पे ज्यादा डेवलप है बिकॉज वहाँ की जो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन है उसकी वजह से। रिमोट आइलैंड ग्रुप जैसे कि आपके हवाई, गैलापागोस आइलैंड, इनमें क्या है, लार्ज नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीशीज फाउंड होती हैं। नाउ वी कम टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, एन एरिया विच इज स्ट्रिक्टली रिजर्व फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल। एक ऐसा एरिया जिसको स्ट्रिक्टली एनिमल्स के प्रोटेक्शन के लिए रिजर्व किया जाता है, उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या करता है, एक सूटेबल लिविंग कंडीशन प्रोवाइड करता है वाइल्ड एनिमल्स को। ठीक है, सो हमारी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वो एक सेफ हैबिटेट प्रोवाइड करती है कुछ सर्टेन वाइल्ड एनिमल्स को, जैसे कि ब्लैक बक, व्हाइट आई बक, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, घड़ियाल, मार्श क्रोकोडाइल, पाइपहैम, राइनोसोरस, इन सभी को क्या है, थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल्स है जिनको एक सेफ हैबिटेट प्रोवाइड किया जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के थ्रू। एक सेंचुरी के अंदर जो किलिंग होता है यानी कि पोचिंग या एनिमल्स को कैप्चर करना बिल्कुल ही स्ट्रिक्टली क्या है, प्रोहिबिट है, क्या अलाउड नहीं है। 492 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमारी कंट्री के अंदर, है ना। हमारे इंडियन सेंचुरीज ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, बुश लैंड, द डेल्टास ऑफ बिग रिवर्स, है ना, किसी भी सेंचुरी के अंदर की एक्टिविटीज है ये अलाउड होती है ना। दीज डू नॉट इंटरफेयर विद द वेलबींग ऑफ द एनिमल्स। कुछ एक्टिविटीज अगर बता रही है जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर अलाउड होती है, ये क्योंकि एनिमल्स के सर्वाइवल को या वेलबींग को इफेक्ट नहीं करती। क्या, हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर, यानी कि टिम्बर की हार्वेस्टिंग कर सकते हो, और कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, जो छोटे छोटे फॉरेस्ट प्रोडक्ट है माइनर वाले, वो आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वी कम टू नेशनल पार्क। नेशनल पार्क क्या है, एन एरिया स्ट्रिक्टली रिजर्व टू प्रिजर्व फ्लोरा, फौना, लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्टिंग इन दैट एरिया इज कॉल्ड नेशनल पार्क। ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स एंड कल्टीवेशन restricted to any national park. There are 89 national parks in the country. The national park of Satpura is the first preserved forest of India. ठीक है, सो एक ऐसा एरिया जो स्ट्रिक्टली रिजर्व कर रखा है क्या करने के लिए, वहाँ की फ्लोरा, फौना, लैंडस्केप, हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स को जो इस पर्टिकुलर एरिया में एग्जिस्ट करते हैं, है ना, उसको क्या करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है उसको नेशनल पार्क बोला जाता है। वहाँ पे एनिमल्स की ग्रेजिंग, कल्टीवेशन बिल्कुल भी क्या रिस्ट्रिक्टेड होते हैं नेशनल पार्क के अंदर। 89 नेशनल पार्क हमारी कंट्री के अंदर है ना। सतपुरा नेशनल पार्क, सतपुरा पे जो नेशनल पार्क है वो पहला रिजर्व फॉरेस्ट है हमारे इंडिया का। ठीक है, जो रॉक पेंटिंग्स, आपको रॉक शेल्टर्स, यहाँ की जो इस एरिया के जो रॉक शेल्टर्स होते हैं वहाँ पे रॉक पेंटिंग्स बनेंगी, वो क्या दिखाती है, वो एग्जिस्टेंस दिखाती है लॉयंस, एलिफेंट, वाइल्ड बफलोज, बारहसिंगा इस रीजन के अंदर, है ना, जो प्री हिस्टोरिक पीरियड में हुआ करते थे। जो फाइनेस्ट टिक वुड है वो आपको इसी फॉरेस्ट के अंदर मिलेगी। सतपुरा टाइगर रिजर्व कब डेवलप हुआ था, सॉरी क्यों डेवलप हुआ था, ये इंश्योर करने के लिए कि क्या
टाइगर पॉपुलेशन जो हमारी करके की है उसको क्या करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए। ठीक है, कुछ वेल नोन नेशनल पार्क और सेंचुरीज हमारी कंट्री में जो सेटअप है उनके नेम्स गिवन है, जैसे कि कान्हा नेशनल पार्क, ये आपके मध्य प्रदेश में स्पेशली टाइगर्स को क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ये क्रिएट किया गया है। नेक्स्ट क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो आपके उत्तराखंड में आएगा, ये भी आपके टाइगर्स के लिए है। भरतपुरा बर्ड सेंचुरी राजस्थान में है, यहाँ पे क्या है, ये एक विंटर भूमि माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए यहाँ पे आती है। और मोस्ट कॉमनली आपका सिबेरियन क्रेन यहाँ पे आती है सिबेरिया से। ओके, फिर आपका नंदनकानन बायोलॉजिकल पार्क है भुवनेश्वर के पास, इसमें कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ व्हाइट टाइगर की ब्रीडिंग कराई जाती है। सिमिलपाल बायोस्फीयर रिजर्व आपका जो उड़ीसा में है, ये भी आपका टाइगर्स के लिए है। ससनगढ़ सेंचुरी गुजरात में एशियाटिक लॉयन चीतला सांपर के लिए है। काजीरंगा सेंचुरी असम में विच इज फॉर वन ऑन राइनोसोरस, यहाँ पे वन ऑन राइनोसोरस मिलता है। सरिस्का सेंचुरी राजस्थान के टाइगर्स के लिए। सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी हरियाणा में है, बर्ड्स के लिए है। बंदीपुर सेंचुरी कर्नाटक में इंडियन एलिफेंट के लिए। मुदुमलाई सेंचुरी तमिलनाडु इंडियन एलिफेंट के लिए। नेशनल बोटानिकल गार्डन वेस्ट बंगाल में, जहाँ पे आपके प्लांट्स की कुछ रेयर स्पीशीज मिल रही है। और स्पीशीज कैटेगराइज अंडर वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। देखिए, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन WCB में कौन सी स्पीशीज को कैटेगराइज किया गया है? सो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN क्या करता है, WCV को प्रेजेंट करता है, जिसको वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन कहा जाता है। इसने क्या कर रखा है, हमारी जो प्लांट्स एंड एनिमल्स की स्पीशीज है उनको कुछ 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली होती है एंडेंजर्ड स्पीशीज, है ना, वो स्पीशीज जो विच आर नॉट लाइकली टू सर्वाइव इफ द कॉजेटिव फैक्टर्स कंटिन्यू टू ऑपरेट एंड आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन आर फॉर एंडेंजर्ड स्पीशीज। ठीक है, वो स्पीशीज जो सर्वाइव करना जिनका मुश्किल हो जाएगा, जो खतरे में है, खत्म हो सकती है स्पीशीज, अगर उनके लिए क्या प्रोटेक्टिव मेजर्स नहीं लिए गए, एक्सटेंट हो सकती हैं, उनको आप एंडेंजर्ड स्पीशीज कहते हो। जैसे कि इंडियन राइनोसोरस, एशियाटिक लॉयन, क्रोकोडाइल एंड ब्लू व्हेल हमारी एंडेंजर्ड स्पीशीज है। नेक्स्ट वे कम टू वल्नरेबल स्पीशीज। ये कौन सी स्पीशीज होती है? ये आपके एंडेंजर्ड होने की क्या उसमें है, लाइकली टू बिकम एंडेंजर्ड स्पीशीज इफ द कॉजेटिव फैक्टर्स कंटिन्यू टू ऑपरेट। यानी कि ये तो ऑलरेडी एंडेंजर्ड है, लेकिन ये एंडेंजर्ड हो सकती है अगर पॉजिटिव फैक्टर्स कंटिन्यू रहे, उनको आप वल्नरेबल स्पीशीज कहते हैं। एग्जांपल गोल्डन लंगूर, चिंकारा डियर, ब्लड फीजेट, ये आपकी वल्नरेबल स्पीशीज होती हैं। ओके, नेक्स्ट वी कम टू रेयर स्पीशीज। रेयर स्पीशीज क्या होती हैं? जिनका जो काफी स्मॉल नंबर्स में प्रेजेंट है, ऐसी स्पीशीज बहुत स्मॉल नंबर्स में एग्जिस्ट करते हैं, उनको रेयर स्पीशीज बोलते हैं। एग्जाम्पल गोल्डन कैट, इंडियन पाइड हॉर्नबिल, क्रेस्टलेस मार्लिन पॉर्क्यूपाइन, ये हमारी रेयर स्पीशीज है। थ्रेटेंड स्पीशीज कौन सी है? जो आपकी एंडेंजर्ड, वल्नरेबल और रेयर स्पीशीज होती है, इनको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? थ्रेटेंड स्पीशीज कहा जाता है। नाउ वी कम टू रेड डेटा बुक। तो बुक जो हमारी IUCN ने, जो अब क्या कहा जाता है, इसको अब हम WCV भी कहते हैं, अब मतलब प्रेजेंट इसको WCV कहा जाता है, पहले IUCN था। इनके थ्रू एक बुक पब्लिश थी जिसमें सारी इंफॉर्मेशन भी एंडेंजर्ड, जो भी हमारी प्लांट्स एंड एनिमल्स के एंडेंजर्ड स्पीशीज है, इस बुक के अंदर है। ये बुक हमारे IUCN, इसको WCV कहा जाता है, इन्होंने पब्लिश करी थी। इस बुक का नेम है रेड डेटा बुक। तो जो पहली रेड डेटा बुक आई थी एनिमल्स की, वो पब्लिश हुई थी 1991 में। तो इस बुक के थ्रू IUCN इज ट्राइंग टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द एंडेंजर्ड स्पीशीज। इसके बारे में, एंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करी जा रही है इस बुक के थ्रू। ठीक है, फिर एक चीज और है कि वो स्पीशीज प्लांट्स एंड एनिमल्स की जो बिल्कुल हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है, उन्हें एक्सटेंट स्पीशीज कहा जाता है, जैसे कि ब्रह्मा कमाल, सर्पगंधा प्लांट्स, ये प्लांट्स के हैं। ओके, चलो नाउ वी कम टू माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है? सीजनल मूवमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है ना, जो एनिमल्स सीजनली मूव करते हैं ग्रुप्स में, एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट में, उसको माइग्रेशन कहा जाता है ना। और जो एनिमल्स माइग्रेट करेंगे उनको माइग्रेटरी एनिमल्स कहा जाएगा। कुछ कॉमन माइग्रेटरी एनिमल जैसे कि बर्ड्स, फिशेस, टर्टल्स, वेल्स एंड बटरफ्लाइज होती हैं। आर्कटिक टर्न जो कि एक स्मॉल बर्ड है, वो सबसे ज्यादा डिस्टेंस आपको क्या करती है? माइग्रेट करती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक। जब क्या होता है, नॉर्थ में आपका क्या होता है, विंटर्स होती है ना, और फिर वापस आपका बैक चल जाती है साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, जब वहाँ पे क्या हो जाती है, विंटर्स आती है साउथ, है ना, मतलब वो विंटर्स को कॉर्बेट करती है। जब नॉर्थ में विंटर्स होती है तो साउथ में चली जाती है, साउथ पोल में साउथ में विंटर्स होती है तो नॉर्थ में चली जाती है। ठीक है, चलो नीड फॉर माइग्रेशन। माइग्रेशन की नीड क्या है, क्यों माइग्रेट करना पड़ता है ना? इन हॉस्पिटेबल विंटर कंडीशन, जब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पाती ऐसी विंटर कंडीशंस होती है, तो उनको क्या करने के लिए, उससे बचने के लिए, प्लेंटी ऑफ फूड फाइंड करने के लिए, है ना, एक वार्म प्लेस पे एग्स ले करने के लिए, सो दैट वहाँ पे वो उनको प्रॉपरली इंक्यूबेट कर सकें।
और वो बर्ड्स जो एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट में जाती है उसको आप माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हो। लीगल प्रोविजंस फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्या क्या लीगल प्रोविजंस है डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए? तो हमारी कंट्री में सेवरल लीगल प्रोविजंस और एक्ट रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट हैव बीन एनैक्टेड बाय द गवर्नमेंट, रिजर्व फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो हमारे कंट्री में बहुत सारे प्रोविजंस ऑफ एक्ट हैं जो वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट को क्या करने के लिए, कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने लिए हैं, और उनको हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बोलते हैं। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट क्या है? ये एक ऐसा एक्ट है गवर्नमेंट का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एम्पावर करने के लिए लिया गया। इसमें क्या था? इसमें क्रिएट एंड मैनेज रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट। यहाँ पे क्या, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट को क्रिएट और मैनेज करने के लिए एक्ट था, है ना। फॉरेस्ट को एक नेचुरल हेरिटेज कंजर्व करने के लिए था, है ना। टू कंट्रोल मूवमेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, फॉरेस्ट का जो प्रोडक्शन किया जाता है उसका जो मूवमेंट होता है ना, यानी कि उसको इधर से इधर ट्रांसफर किया जाता है, उसको कंट्रोल करना, है ना। कैटल ग्रेजिंग जो फॉरेस्ट में होती है उसको कंट्रोल एंड रेगुलेट करना। फिर है आपके पास वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसका क्या ऑब्जेक्टिव था? पहला था प्रोहिबिशन ऑफ हंटिंग ऑफ लिस्टेड थ्रेटेड स्पीशीज। जितनी भी थ्रेटेड स्पीशीज लिस्टेड है उनको क्या करना, उनकी हंटिंग को प्रोहिबिट करना, है ना। सेटिंग अप एंड मैनेजमेंट ऑफ क्या क्या, नेशनल पार्क, सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व को क्या सेटअप करना, उसका मैनेजमेंट देखना, ठीक है। कैप्टिव ब्रीडिंग को कंट्रोल एंड मैनेज करना, स्पेसिफिक प्लांट्स और जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं एनिमल्स को उनको प्रोटेक्ट करना। नाउ वी कम टू रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन क्या है? रिफॉरेस्टेशन कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल। इसमें क्या है? रीडेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज, ठीक है। सो जब आप फॉरेस्ट का रीडेवलपमेंट करते हो ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगा के, ठीक है, किस जगह पे जहाँ पे ट्रीज डिस्ट्रॉय हो चुके हैं उसको बोला जाता है रिफॉरेस्टेशन। तो रिफॉरेस्टेशन नेचुरली भी हो सकता है बाय रिप्लेसिंग द डिस्ट्रॉयड ट्रीज और ट्रीज ऑफ द सेम स्पीशीज शुड बी प्लांटेड, ठीक है। जब आप क्या कर रहे हो, डिस्ट्रॉयड ट्रीज को रिप्लेस कर रहे हो तो उसी सेम स्पीशीज के हमें जो ट्रीज है वो रिप्लांट करने चाहिए, ठीक है। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। What is the number one material is a solid waste stream. Before you say plastic, look around your school classroom. What do you see? Posters, notebooks, cardboard boxes, textbook. Bulletin boards decorated with construction paper. You get the picture. Paper is everywhere. Paper is the number one material that we throw. सबसे ज्यादा पैकेज आने वाला जो मटेरियल है वो क्या है? पेपर है, ठीक है ना। आप अपने क्लासरूम या स्कूल में भी देखोगे कि सबसे ज्यादा आपको अपने चार तरफ क्या मिलेंगे, है ना। पोस्टर, नोटबुक, कार्डबोर्ड बॉक्स, टेक्स्ट बुक, ठीक है। सो दैट मीन्स व्हाट, पेपर हर जगह है, सबसे ज्यादा एक ऐसा कॉमन मटेरियल है सबसे ज्यादा फेंका जाता है ना। अब पेपर मेकिंग में क्या होता है, एक नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्स यूज किया जाता है, दैट इज ट्रीज, है ना। ट्रीज पेपर मिल्स क्या करती है, आपके ट्री का जो पल्प होता है, ट्री को एक्सेप्ट बार का रूट, बार पर रूट को छोड़कर ट्री की जो वुड होती है उसको पल्प में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उस पल्प को ब्लीच करके पेपर में रोल किया जाता है ना। दैट इज व्हाट हम अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, पेपर का वेस्टेज करना मीन्स व्हाट, ट्रीज का वेस्टेज करना। तो पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 times for use. Recycled paper is made from waste paper. Different kinds of paper are recycled into different types of new products. Not all varieties of paper can be recycled. So पेपर को आप 5 to 7 टाइम तक क्या कर सकते हो, दोबारा यूज करने, रिसाइकल कर सकते हो। रिसाइकल पेपर कैसे बनता है? वेस्ट पेपर से बनता है। डिफरेंट टाइप्स के पेपर्स को आप रिसाइकल करके डिफरेंट टाइप के न्यू प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, तभी वैरायटी का पेपर रिसाइकल नहीं किया जा सकता। टिश्यू, नैपकिन, पेपर टॉवल, कैंडी रैपर, पेपर कप एंड प्लेट, ग्लॉसी पेपर, इनको रिसाइकल नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड द डिमांड फॉर रिसाइकल पेपर हैज इंक्रीज्ड एप्रिशिएटली, ठीक है। सो क्या हुआ है, कुछ सालों का अगर हम डेटा देखें तो जो रिसाइकल पेपर की डिमांड है वो काफी अच्छी इंक्रीज हुई है, ठीक है। चलो स्टूडेंट, नाउ वी कम टू द एक्सरसाइज पोर्शन। The first of all, we are having pick the correct option. And the first question is, the plants found in a particular region are known as. एक particular region में मिलने वाले जो plants होते हैं वो क्या होते हैं? Fauna, flora, endangered species or endemic species of that region. The answer will be flora. Okay? Which one of the following is not a conservation category of wildlife? Conservation category of wildlife में इनमें से कौन सा नहीं include किया जाता है? That is extinct. Option number 1. Different species are classified into different threat categories. ठीक है, डिफरेंट स्पीशीज को डिफरेंट थ्रेट कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। कौन सी बुक में? रेड डेटा बुक, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इज WWF वर्क्स इन द फील्ड ऑफ, WWF किस फील्ड में वर्क करता है? ऑप्शन नंबर ए, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में। नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज इज एक्सटिंक्ट? तो द आंसर इज ऑप्शन सी, डोडो। डोडो बर्ड हैज बीन एक्सटिंक्ट स्पीशीज। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज इंडेंजर्ड? इनमें से इंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सी है? द ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एशियाटिक लॉयन। Okay, now next we come to true and false. The first statement is animals and plants are best protected in zoos and botanical gardens respected. The answer is false. Red data book contains list of plants and animals that have become extinct.
द आंसर इज ऑप्शन, सॉरी, द आंसर इज फर्स्ट, बिकॉज रेड डेटा बुक के अंदर वो सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स को इंक्लूड किया जाता है जो एंडेंजर्ड है. ओके, wildlife conservation is closely related to forest conservation. Yes, the statement is true. Habitat destruction causes depletion of wildlife. ठीक है, habitat का destruction होना मतलब wildlife deplete होना. Yes, the answer is true. National park, village people are permitted to carry out their activities. No, the statement is false. Lion is endemic to Gir forest in Gujarat. Yes, the statement is true. Next, we come to answer the question in short. The first question is what is Red Data Book? So अभी मैंने आपको बताया Red Data Book एक ऐसी बुक है जिसको पब्लिश किया गया है for what? To enlist all the species of plants and animals which are endangered. Okay, चलो define afforestation and deforestation, get consequences of deforestation. Afforestation क्या होता है? Planting of more trees in a particular habitat जहाँ पे क्या हो चुका है deforested land पे, उसको एफॉरेस्टेशन कहते हैं. और डिफॉरेस्ट क्या है? कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल, दैट इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज है? सॉइल इरोशन होना, हैबिटेट लॉस होना, है ना, फॉर द एनिमल्स. ओके, एंड देन व्हाट वी कैन से ग्लोबल वार्मिंग होना, ठीक है, पोल्यूशन क्रिएट होना. सो दीज ऑल आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. Why is tiger an endangered species? टाइगर एक endangered species क्यों है? क्योंकि उसको क्या किया जाता है? उसको किल किया जाता है. उसकी स्पीशीज कम होती जा रही है बिकॉज उसके बॉडी पार्ट्स को, फर को और स्किन को यूज किया जाता है फॉर द वेरियस कमर्शियल पर्पसेस. ओके, नेक्स्ट, व्हाट आर द मेजर थ्रेट्स टू वाइल्ड लाइफ? मेजर थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ को है दैट इज पोल्यूशन, ओके, पोचिंग, डिफॉरेस्टेशन. ये सारी मेजर थ्रेट्स है जो वाइल्ड लाइफ को है. Why are biosphere reserve the best way of wildlife conservation? Biosphere reserve wildlife conservation के best way क्यों है? Because they protect biodiversity. इसके अंदर सभी plants, animals, सभी तरीके की biodiversity को protect किया जाता है. Okay, चलो next we come to answer the questions in detail. First question is discuss 5 methods of forest conservation. Forest conservation के 5 आपको methods बताने हैं. So आप लिख सकते हैं reforestation. Second is controlled forest. Okay, forest fire. Third is protect the forest from pests and diseases. Fourth, we can write protect from harmful farming practices. जो harmful farming practices होती है उसे protect करना. And the last is proper utilization of forest resources. Forest resources का proper utilization. This is the 5th method of forest conservation. Next is what are the consequences of deforestation? Deforestation के consequences क्या है? तो स्टूडेंट्स, ये है आपके डिफॉरेस्टेशन के कॉन्सिक्वेंसेस. इसका एक एडवर्स इफेक्ट होता है. अब मैंने आपको लास्ट में बताया था सॉइल इरोशन इसकी वजह से हो सकता है. सॉइल फर्टाइल हो जाती है और अगर वो आपकी क्या अगर ओवर इसमें से क्या होता है, सॉइल का इरोशन होता है तो लैंड आपकी डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाती है. इसको डेजर्टिफिकेशन कहते हैं. वो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है. एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ जाता है. ठीक है, ग्राउंड वाटर हमारा डिक्रीज होता जा रहा है. शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट्स है ना which we get from forest. ये क्या है आपके consequences है deforestation की. Okay, next is discuss the steps necessary for wildlife conservation. Wildlife conservation के लिए क्या steps हैं जो आपके necessary हैं? So what are the steps we should protect the wildlife? क्यों है ना, national park हमने बनाए, wildlife sanctuaries, biosphere reserves, these all are the steps which we have taken to protect the wildlife. फिर उसके बाद रेड डेटा बुक को पब्लिश किया गया सो दैट जितनी भी इंडेंजर्ड स्पीशीज है उनको लिस्ट किया जाए, है ना, लोगों को अवेयर किया जाए, है ना. दैट्स ऑल. मेंशन द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ. अभी ये लास्ट जो मैंने आपको भी पॉइंट बताया था क्वेश्चन नंबर 2 सेम वी हैव टू राइट ओवर हियर आल्सो. ठीक है, नेक्स्ट, ह्यूमन पॉपुलेशन इज अ थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी. जस्टिफाई द स्टेटमेंट. यस, क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन है जो बायोडाइवर्सिटी को क्या कर रहा है, खराब कर रहा है. हमारी कुछ एक्टिविटीज है जैसे कि फॉरेस्ट को कट करना, पोल्यूशन क्रिएट करना. ओके, सो ये कुछ एक्टिविटीज हैं, हार्मफुल फार्मिंग एक्टिविटीज, पोचिंग, किलिंग ऑफ एनिमल्स. सो दीज ऑल आर दी एक्टिविटीज जो हम लोग अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए करते हैं. लेकिन दैट्स ऑल द एक्टिविटीज विच डिस्ट्रॉय और विच हार्म द एनवायरमेंट इन अ डिस्ट्रक्टिव मैनर. Next, major steps taken by the government to conserve biodiversity in India. बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने के लिए मेजर स्टेप्स जो हमारी गवर्नमेंट ने लिए हैं, तो कुछ आपके फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है जो गवर्नमेंट देती है वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट को क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना, क्योंकि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ दोनों मिलकर बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं. ठीक है,
और इसमें क्या किया गया है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में क्या बेसिकली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एम्पावर किया गया है, वहाँ के जो नेचुरल हेरिटेज है उनको प्रोटेक्ट करना, ओवरग्रेजिंग को अवॉइड करना, विलेज एंड फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। और उसके बाद जो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इसमें क्या किया गया है, इसमें हमने जो हंटिंग होती, जो थ्रेटेड स्पीशीज है उनकी हंटिंग को प्रोहिबिट करना, नेशनल पार्क सेंचुरी बायोस्फीयर रिजर्व को मैनेज करना, ओके, कैप्टिव ब्रीडिंग को कंट्रोल करना, स्पेसिफिक प्लांट्स अपने नेचुरल हैबिटेट जो है वहाँ के एनिमल्स के उनको प्रोटेक्ट करना. So these are the steps taken by the government to conserve biodiversity in India. Okay, chalo students, that's all for the chapter over here. The chapter is completed. Hope you all understood the chapter very well. Thank you everyone.